जय हिंद। इकोनॉमिक्स जो आपकी चल रही थी उसके यूनिट सेकंड के आज हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे। पीवाईक्यूज हम लोग इसलिए करते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं। ऐसे हमने यूनिट 1 किया, उसके बाद हमने उसकी पीवाईक्यू किए कि जो आपने पढ़ा है क्या वहां से प्रश्न बनते हैं या नहीं। आज सेकंड यूनिट के पीवाईक्यूज देखेंगे। 2 पीवाईक्यू आते हैं, मतलब एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन देखेंगे। और मैं आपको पहले बता देता हूँ ये क्वेश्चंस आपके दिल दिमाग पे छा जाने चाहिए। ये क्वेश्चन वापस भी रिपीट हो सकते हैं, 2023 के क्वेश्चन है, ठीक। चलिए देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जिन चीजों को देख करके आप समझ जाना। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, अगर आप ये वीडियो भी देखेंगे इसके बाद भी आप आंसर राइटिंग करना सीख जाएंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आंसर लिखने होते हैं तो आप सीख जाएंगे कि कैसे आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो आंसर लिखना सबसे एक कला है, ये आर्ट है, और इस आर्ट को आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले तो देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। भारत बेरोजगारी की प्रकृति और परिणाम का विश्लेषण कीजिए। इस संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर चर्चा कीजिए। मैंने आपको जब क्लास पढ़ाई है तो मैंने आपको एक चीज बताई होगी, नरेगा, ठीक है। नरेगा 2005 में आया था, ठीक है। ये 100 डेज का रोजगार देता है, आपको ये पता है ना। इसके तहत हम लोग जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, अनस्किल्ड वर्कर को क्या देते हैं, 100 दिन का रोजगार देते हैं, या रोजगार भत्ता टाइप का मान, ठीक। ये काम किसका होता है, प्रोवाइड कराना, जो पंचायत होती है उनका काम होता है। तो यहां पर आपसे यही पूछ रहा है कि आपको एनालाइज करना है किसको, देखिए एनालाइज करना है किसको। देखिए यहां पर 2 चीजों को देखना, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक, और डिस्कस क्या करना है आपको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना 2000। अब इसका नाम बता, देखो ये पहले नरेगा थी, बाद में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी बाद में जोड़ा गया था, जब महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर के दिन बर्थडे होता है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे बापू जी, है, ठीक है। तो चलिए इस पर ही बात करेंगे। और आंसर को लिखना कैसे होता है मैंने आपको पहले बता के रखा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि ये चीज प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, उस प्रश्न को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे मेरे भाई। क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें काम करने में सक्षम और काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार नहीं मिलता। यानी कि ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलेंगे, देखो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई व्यक्ति घर पे बैठा है अनएम्प्लॉयड है, नहीं, वो काम करने के इच्छुक हो, ठीक है। यानी कि वो काम करना चाहता है लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं है, उसके पास स्किल भी है फिर भी उसके लिए कोई काम नहीं है, तो उसे हम अनएम्प्लॉयड बोलते हैं कि ये अनएम्प्लॉयड वर्कर है, ठीक है। बेरोजगारी समझ गए, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप सक्षम तो है काम करने के, लेकिन आपके लिए क्या है, कोई रोजगार नहीं है, ठीक, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट पेरिसिस्टेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कि समाज की जो सामाजिक आर्थिक अगर हम बात करें जिनमें से सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है ना तो वो बेरोजगारी है। कौन सी है, बेरोजगारी। यानी भारत के अंदर बेरोजगारी बड़ी समस्या है, विकट समस्या है मेरे भाई, विकट समस्या है सामाजिक आर्थिक रूप। हाल ही के दशकों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार सृजन बढ़ती श्रम शक्ति के साथ तालमेल नहीं रख पाया, जिसके कारण अक्सर बेरोजगारी विहीन वृद्धि की स्थिति पैदा हुई। देखिए बात को समझिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है मेरे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सीधी देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की जब हमसे बात की जा रही है, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे मेरे भाई, तो अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सा फंडा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहां रोजगार मिले, और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप रोजगार चाहते हैं, यानी कि आप काम करने के योग्य हैं लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है। यानी कहते हैं ना, जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना समझे, वही बात है, ठीक है। तो आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा। फिर भी क्या हो रहा है कि जो इंडिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक समस्या सबसे बड़ी कोई है तो वो मेरे भाई क्या है, वो ही है बेरोजगारी, वही प्रॉब्लम है बेरोजगारी, ठीक, याद रखें। देखो अब हो क्या रहा है कि ग्रोथ तो हो रही है,
लेकिन उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है लेबर की, यानी उनके पास लेबर फोर्स तो है। ठीक, तो ये आप ये इंट्रोडक्शन के अंदर आपको लिखना होगा, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल भाषा के अंदर लिखा गया। चलिए अब हम लोग नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे कि कैसा नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी हम कारण देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, ठीक है, उनके कारण देखेंगे किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, और हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कॉम्प्लेक्स और मल्टी ये जो वेरियस रीजन है, सेक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक ग्रुप्स हैं, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए अगर हम बात करें कि देखो बेरोजगारी भी कई प्रकार की होती है, बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, एक परमानेंट बेरोजगारी होती है, एक साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग होंगे जो आपके यहाँ आइसक्रीम बेचने के लिए आते हैं, आइसक्रीम बेचने के लिए आते हैं, लेकिन एक सीजन के बाद जब मौसम चेंज होता है तो आइसक्रीम वाले बंद हो जाते हैं, तो वो क्या सीजनल रोजगार हो गया ना, वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे बात की जा रही है डिसगास्ट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है भाई, सबसे बड़ी बात ये है, देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी वो है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम बात करें, ठीक, देखिए मान लीजिए ये मेरा कोई फील्ड है, ये मेरा क्या है फील्ड है, और इसमें मैंने लगा के रखा है क्या, बाजरा, ठीक, बाजरा लगा के रखा है। अब मेरे भाई बात करें बाजरा की, अगर हम बात करते हैं और मुझे बाजरा को कट करना है, मतलब हार्वेस्ट करना है, तो मुझे आवश्यकता केवल 1 बीघा खेत में, मान लो 1 बीघा खेत है, तो मुझे आवश्यकता कितने लोगों की है, 3 लोगों की, लेकिन परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे लगे हुए हैं, यानी जो 3 लोग काम कर सकते हैं तो उस काम को 8-10 लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसगास्ट अनएम्प्लॉयड, यानी कि जितने लोगों की आवश्यकता है उससे कई गुना ज्यादा लोग काम करते हैं। तो कृषि की फील्ड में, तो कृषि की फील्ड में क्योंकि उनके पास एक ही चीज होती है, उसमें वो लोग काम करते रहते हैं, इसी को बोलते हैं डिसगास्ट अनएम्प्लॉयड, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। याद रखना ये कृषि क्षेत्र में आम, जहां पर वास्तविक आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग कार्य करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक, चलिए अगर हम बात करें सीजनल बेरोजगारी क्या है, यानी सीजनल अनएम्प्लॉयड क्या है, तो मैंने अभी क्या बताया कि आपने देखा होगा, देखो अब एक नया वर्ड आया गिग वर्कर्स, गिग वर्कर आपने सुना, जो आपकी ओला, उबर, ब्लिंकिट, जिप्टो ऐसे कुछ होता है ना, तो उन सब में जो काम करते हैं गिग वर्कर होते हैं, यानी उनका कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो बस काम कर रहे हैं, जिस दिन मन करेगा उस दिन छोड़ दें, ठीक, इससे बोलते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो भाई देखो जो सीजनल की बात करें मौसमी, तो ये भी एक तरीके से कृषि बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे फसल के लिए लोग होते हैं। अगर यहाँ पर एक और चीज देखेंगे सीजनल, तो आपने देखा वो सब्जी वगैरह होती है जो एक टाइम के लिए आती है, उन लोग उस पर लोग काम करते हैं और उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अगर जैसे अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, आपने एक नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो बिहार में मजदूर आ रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उनसे जब आप लोग बात करेंगे तो कहेंगे कि हम 6 महीने घर पे रहते हैं और 6 महीने काम करने कानपुर, लखनऊ वगैरह जाते हैं, यहाँ पर ईंट के भट्टों पर काम करते हैं। तो ईंट के भट्टे जो बारिश वाला टाइम होता है उस टाइम पर काम नहीं करते, तो उस टाइम पर वो अपने गांव में आकर खेती करते हैं। तो ये सीजनल बेरोजगारी है, समझ गए। चलिए चलिए आगे की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यानी जो संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, तो मेरे भाई ये होती है कि जो आपके पास स्किल है, ठीक है, वो स्किल मैच नहीं कर रही है, यानी मैं पढ़ा पाता हूं, ठीक, यानी कि बेरोजगारी श्रमिक कौशल नौकरी की आवश्यकताओं के बीच विमेल का कारण होती है, ठीक है, यानी कि मुझे पता है कि आजकल टेक का जमाना है लेकिन मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है, तो यानी मेरी स्किल मैच नहीं कर रही, तो कौन सा है, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी में आ जाएगा, यानी कि आपकी क्या किसमें आएगी, संरचनात्मक बेरोजगारी होगी, ठीक है, यानी स्किल्ड आपकी मैच ना करे, यानी कि क्या आपकी स्किल जॉब से मैच ना करे तब, ठीक। अगर हम बात करेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फ्रिक्शनल यानी कि ये तब उत्पन्न होता है जब लोग नौकरी बदलते हैं या नई नौकरी की तलाश में अस्थायी रूप से बेरोजगार हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आप पहले काम करते थे टाटा में, ठीक है, यानी आप टीसीएस में अंदर काम करते थे, अब टीसीएस को आपने छोड़ दिया और आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन की, मान लो गूगल ज्वाइन कर ली, तो ये बीच में जो आपकी बेरोजगारी रही, यानी 2-4 दिन का जो आपका गैप रहा, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए जैसे मैं अभी आपको समझा दूंगा सारी। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, यानी कि आप देख रहे हैं कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं में लेकिन रोजगार और कौशल को पर्याप्त रूप से अवसरों की कमी होने के कारण यह समस्या बढ़ती जा रही है। यानी एजुकेटेड यानी कि लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उन्हें स्किल नहीं दी जा रही है, यानी उन्हें स्किल्ड नहीं बनाया जा रहा है, उसकी वजह से भी बेरोजगारी है, उसे हम बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी बोलेंगे, कौन सी बेरोजगारी बोलेंगे मेरे भाई, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया से बोलेंगे हम लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें अंडर एम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, तो मेनी वर्कर्स स्पेशली इन द इनफॉर्मल, यानी 2 तरह के सेक्टर होते हैं, एक फॉर्मल सेक्टर होता है, एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है, आर एंगेजिंग इन लो पेइंग इनसिक्योर जॉब, यानी कि उन्हें 6,000 5,000 रुपए मिल रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे हैं, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट,
एम्प्लॉयमेंट है लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट किसी काम का नहीं है। 6,000 5,000 से आज के टाइम पे क्या होगा। चलिए मैं इन चीजों को एक बार आपको पूरा पूरा समझा देता हूँ कि कैसे कितने प्रकार की आपकी बेरोजगारी और रोजगार होते हैं। देखो अगर हम बात करें, देखो एक होता है फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल जो होता है, अब फ्रिक्शनल की बात करें तो फ्रिक्शनल कौन सा है, आप पहले काम करते थे किसी बड़ी कंपनी में, आपने वहां से लेफ्ट किया, नई कंपनी में गए, ठीक, नई कंपनी में गए तो ये बीच में जो बेरोजगारी रही उसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल बेरोजगारी। अब एक होता है डिस्कास्ट। तो जो डिस्कास्ट बेरोजगारी होती है यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, ये बेरोजगारी कौन सी है कि लोगों की कम आवश्यकता है। मान लीजिए हम लोग टीजी का एग्जाम्पल लेते हैं, टारगेट गुरुकुल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें टीचर, मान लो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं 5 लेकिन हमारे पास टीचर 15 है, तो इसमें से बाकी टीचर सही उनका सही यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, यानी कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसका हम लोग सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी आ गई, डिस्कास्ट अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितनी आपकी क्षमता है उसके कम आपको पैसा दिया जाए, यानी कि वेजेस दिए जाए, तो वो कौन सी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक होती है आपकी एजुकेटेड बेरोजगारी, यानी कि आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आपकी स्किल मैच नहीं कर रही है, तब आप एजुकेटेड बेरोजगार है। ठीक है, एक सीजनल बेरोजगारी होती है सीजन के अकॉर्डिंग, यानी कि 6 महीने आप काम करते हैं, 6 महीने काम नहीं करते हैं, यानी कि आप वो आइसक्रीम वाला एग्जांपल ले सकते हैं। और अगर आप एग्जांपल्स के साथ लिखेंगे तो ये आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भाई ये था आपका, इसमें आपको जो लिखना था वो मुझे पता है कि आप लिख लेंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर दिक्कत है आपको तो मेरे भाई बड़ी समस्या तो है, क्योंकि आप चीजें समझना नहीं चाहते। ठीक है, तो आप क्या समझ गए कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये आप बात समझ गए। चलिए आगे के प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए आगे हमको क्या करना है, भारत के बेरोजगारी के परिणाम बताने की। भारत में देखो, जब मैंने आपको क्या, जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक, अब इंट्रोडक्शन जब होता है तो हम लोग उसके क्या जानते हैं, सेक्टर्स जाने हमने। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भाई इसके कारण, इसकी वजह से कौन से कारण आपके इंडिया में पनप रहे हैं। ठीक, तो चलो हम देखें। एज पर द पीरियोडिक लेबर, देखो एक रिपोर्ट निकालती है पीएलओ, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स, पीएलएफ। इसमें ये रिपोर्ट निकालती है 2023 22-23 की रिपोर्ट है। ये बता रही है कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो आपकी लगभग 3.2% है। यानी आप ये क्या समझे, अब देखो एम्प्लॉयमेंट सबको तो मिल नहीं सकता, हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे देखते हैं, जो लोग योग्य हैं और अगर उनको नहीं मिल रहा है तब जाकर के हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, अनएम्प्लॉयड। यानी कि मान लो मैं, मेरे अंदर स्किल है, मैं काम करना चाहता हूं, फिर मुझे काम नहीं मिल रहा तो मैं कैसा हूं, अनएम्प्लॉयड। ठीक, चलिए देखो, लेकिन रेट एमंग यूथ, 15 से जो 29 साल का जो यूथ होता है, ठीक है, ये क्या है, हायर है, ये लगभग आपके 10 से 12%। अब आप देखो 10 से 12% यूथ बैठा है लेकिन बेरोजगारी दर कितनी दिखेगी, 3.2। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये यूथ तो है लेकिन इसके पास स्किल नहीं है। अब जब स्किल ही नहीं तो मैं नौकरी किस बात की दूंगा यार, बात ये है। ठीक है, चलिए देखो फीमेल लेबर की बात करेंगे, फीमेल कितना काम कर रही है, तो देखो महिला श्रम बल भागीदारी जो है उसमें सुधार हुआ है, लेकिन पुरुष दर की अपेक्षा कम है। अगर मान लीजिए पुरुष 100 काम कर रहे हैं, पुरुष 100 काम कर रहे हैं तो महिलाएं बस 30 ही काम कर रही है मेरे भाई, ये मान सकते हो आप लोग, यानी 10:3 का चल रहा है। ठीक है, तो याद रखना। तो हम लोग क्या समझे कि भारत में बेरोजगारी के परिणाम क्या है, आप परिणाम समझ गए मेरे भाई, यानी कि भारत में बेरोजगारी की जो दर है वो 3.2 है। पीएलएफ जो आपकी रिपोर्ट आती है, सर्वे आती है, उसके अकॉर्डिंग 2022-23 का डाटा है। फीमेल आपकी कम एम्प्लॉयड है, मतलब देखो पहले से स्थिति सुधरी है लेकिन ज्यादा एम्प्लॉयड नहीं है, आज भी पुरुष ज्यादा है। इसका एक कारण होता है, जब हम लोग फीमेल्स को काम पे क्यों नहीं रखते, मतलब नहीं, मतलब जो इंडस्ट्री वाले क्यों नहीं रखते, तो उसमें एक मैटरनिटी लीव वाला एक ऑप्शन आता है कि अगर आपने 80 दिन तक काम किया यार, जब हम लोग इसको लेबर लॉ के अंदर पढ़ते हैं ना तब हम आपको ये सब बताएंगे। ठीक है, चलिए अराउंड 90% ऑफ वर्कफोर्स स्टिल इंगेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर, यानी आपको दिखाई देगा कि जो 90% लोग हैं ना वो आपके इनफॉर्मल सेक्टर में, यानी कि दिहाड़ी वाले लोग हैं, बेजिस पे काम करते हैं। ठीक है, आज काम है कल काम नहीं। मैंने आपको बताया था गिग वर्कर, आजकल के टाइम पे गिग वर्कर बहुत ज्यादा है, यानी कि आपको दिखाई देगा कि ओला उबर जैसी गाड़ियां चला रहे लड़के वो गिग वर्कर के अंदर आते हैं, ब्लिंकिट पे काम कर रहे हैं, जोमेटो पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जिप्टो पे काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे गिग वर्कर हैं। यानी कि इन्हें इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जब चाहे मन करे तब फायर कर सकता है, जब मन करे वो बंद कर सकता है। अब देखो अर्बन एम्प्लॉयमेंट भी होता है, एक रूरल एम्प्लॉयमेंट। अर्बन में आपको देखिएगा, देखो जो शहरी लोग हैं, शहरी बेरोजगारी के विशेष रूप से युवा में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। इसमें आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक तो आपको क्या दिखाई देगा, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है ना, वो आपको यहाँ दिखाई देगी, यानी कि स्किल मैच नहीं कर रही है वो वाली। लेकिन आप जब रूरल के अंदर आएंगे ना, ग्रामीण के अंदर आएंगे, तो ग्रामीण में लोग अगर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड नहीं है तो वो कहाँ एम्प्लॉयड हो जाते हैं मेरे भाई, वो अपने खेतों में एम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब ये बात तो होगी आपकी, देखो यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी, बेरोजगारी पढ़ ली, बेरोजगारी के प्रकार पढ़ ली, और हमने पढ़ लिया कि भारत में इसका क्या परिणाम दिख रहा है। अब हमारे क्वेश्चन में एक पॉइंट और था, क्या पॉइंट था, जल्दी आओ, क्या पॉइंट था,
क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई थी, बोला गया था कि चलो इसके संदर्भ में आप एक चीज मुझे बता दीजिए कि जो महात्मा गांधी जो आपकी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना 2005 है उसका क्या प्रभाव है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वही प्रभाव देखेंगे। तो मेरे भाई आगे जब आप अगला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर हमने महात्मा गांधी जो आपकी रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना के बारे में है, तो इसको आप अच्छे से इस पे आप बढ़िया दिल दिमाग फेफड़े गुर्दे सब लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपकी बन जाता है। ठीक, देखिए अगर हम बात करें कि द मनरेगा वॉज इनेक्टेड, यह 2005 में आई थी, केम इनटू फोर्स, मैंने आपको बता दिया 2005 में, 2006 से इसने काम करना चालू कर दिया। ये आपका एक लैंडमार्क लेजिस्लेचर, मतलब जो आपकी विधायिका का सबसे बड़ा एक कदम था, जिसे बेरोजगारी मिटाने का तरीका था। मैंने आपको बताया 100 डेज रोजगार देंगे हम लोग इसमें। ठीक, कितने दिन का काम देंगे? 100 दिन का काम देंगे। ठीक, 100 दिन का काम देंगे और 100 दिन के काम में आप किसको काम दे रहे हैं? जो अनस्किल्ड वर्कर है, यानी कि जो वर्कर स्किल्ड नहीं है उनको काम देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना। और इसको आप याद रखना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा बोलते हैं इसको, पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में से मनरेगा कर दिया गया 2009 में। ठीक, वैसे अब चलो ठीक है, इससे हमको क्या ही मतलब है कब किया गया। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक, अगर हम बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना मेरे भाई। टू प्रोवाइड अ गारंटी, यानी ये क्या करें, आपको गारंटी बेस्ड देना है। मैंने क्या बोला? 100 दिन का काम करेंगे। कौन करेंगे? जिनके पास स्किल्ड नहीं है। गांव में आप देखेंगे, पर आजकल तो सरपंच ही खा जाते हैं पैसा। इंप्लीमेंट देंगे एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट, यानी जो योग्य है 15 के बाद, सॉरी 18 के बाद वाले एडल्ट वाली बात करें, तो 15 से 18 के बीच वाली जो एज होती है ना, इसे एडोलसेंस बोलते हैं। बिलिंग टू, यानी जो काम करना चाहते हैं और अनस्किल्ड हैं और मैनुअल वर्कर। याद रखना हम लोग इन्हीं पर काम करेंगे और इन्हीं की बात। ओके मेरे भाई, ठीक समझ गए मेरे भाई? ओके चलिए दूसरा, यानी कि ये इसका क्या था ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक उद्देश्य ये था, ग्रामीण जो परिवार है जिनके पास स्किल नहीं है, जो काम करना चाहते हैं, उन्हें हम लोग रोजगार दिलाएंगे। ये चलिए, टू क्रिएट ड्यूरेबल रूरल एसेट्स एंड स्ट्रेंथ द लिवलीहुड रिसोर्स बेस्ड ऑन रूरल। ठीक, अब तीसरा क्या है? टू इंश्योर, यानी हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सोशल इंक्लूजन और ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड रिडक्शन ऑफ रूरल माइग्रेशन। आपने क्या देखो, मैंने माइग्रेशन वाला चैप्टर आपको पहले पढ़ा दिया था। मैंने बताया था आपको कि माइग्रेशन लोग क्यों करते हैं। माइग्रेशन करने के कई प्रकार तरीके होते हैं और कई कारण भी होते हैं। कोई पढ़ने के लिए करता है, कोई शादी के बाद करता है, कोई रोजगार के लिए करता है। तो इन्होंने बोला कि जो रोजगार वाले माइग्रेशन हो रहे हैं ना गांव से शहर की ओर, उसे हमें खत्म करना है। तो आप क्या करिए, गांव के अंदर ये योजना के अंदर लोगों को काम दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई लोगों के पास स्किल नहीं, कोई बात नहीं, इसमें अनस्किल्ड लोग रखिए। ये लेबर जैसा काम होता है, जब किसी के तालाब बन रहा है, कुआं बन रहा है, वहां पर ये काम करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग नरेगा। आपने गांव में सरपंच वगैरह का देखे होंगे, सरपंच वगैरह यहाँ से काफी पैसा निकालते हैं नरेगा के नाम पे। ठीक है, चलिए अगर हम की फीचर्स की बात करें कि विशेषताएं कौन कौन सी है, तो विशेषताएं ध्यान रखना मेरे भाई। ये देखो लीगल गारंटी योजना है, मैंने आपको बता दिया, ये लीगल बिल्कुल सही बात है। कितने दिन का काम दिया जाता है? 100 दिन का काम दिया जाता है, ये आप याद रखना। हर फाइनेंशियल ईयर यानी 365 दिन में से आप 100 दिन का काम देंगे और जो आपके मिनिमम वेजेस होते हैं वो आपको पे करने होंगे। डिमांड देखो, एक चीज और होती है इसके अंदर, अगर आपने अप्लाई कर दिया, अगर वो काम नहीं दे पा रहा तो आपको उसका भत्ता देते हैं, बेरोजगार मतलब बैठने का भत्ता भी देते हैं। डिमांड ड्रिवन स्कीम, एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड ऑन डिमांड नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ, यानी कि देखो ये क्या है, मांग आधारित योजना है, रोजगार मांग के आधार पर प्रदान किया जाता है, ना कि परियोजनाओं की उपलब्धता के आधार पर। याद रखना मैंने क्या बोला, अगर आपको जरूरत है और आप चले गए भाई कि मुझे काम चाहिए, और अगर उनके पास काम नहीं है तो उसका क्या देंगे? भत्ता देंगे, पर देना तो कुछ पड़ेगा। वेजेस एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इसमें क्या होता है कि वेजेस आर पेड एज पर नोटिफिकेशन मिनिमम वेजेस, यानी जो भी नोटिफाई किए गए होंगे उतने वेजेस आपको देने होंगे और उसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। एक ऑफिसर होते हैं वो चेक करने के लिए भी आते हैं, ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव और सरपंच का काम ये रहता है। ठीक है, चलिए वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम से कम 1/3 होना चाहिए। अगर आपने 100 मजदूर लगाए हैं इसमें से 33% आपकी महिलाएं होनी चाहिए। ये कौन बोल रहा है? नरेगा स्कीम बोल रही है। कौन बोल रहा है? नरेगा स्कीम। एसेट की बात करेंगे कि एसेट कौन से हो रहे हैं, तो फोकस ऑन वर्क रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन, रूरल कनेक्टिविटी एंड लैंड डेवलपमेंट। अब मैंने क्या बताया था, जब अनस्किल्ड लेबर का ही काम चाहिए तो फिर भाई ये सारे काम करवाएंगे आप। ये क्या होता है कि जो परंपरागत संपत्ति की बात करते हैं, इस प्रकार की हम लोग संपत्ति बना लेते हैं। कौन से काम करेंगे? भूमि के विकास के लिए काम करेंगे, ग्रामीण संपर्क के लिए काम करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें उपलब्धता क्या है, अचीवमेंट क्या पाली नरेगा में हमने, तो ये ध्यान रखना
टू प्रोवाइड मतलब प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी मिलियंस ऑफ, यानी कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया इस योजना के तहत, ये याद रखना। और ये सबसे ज्यादा काम आई आपकी जब कोविड-19 जब पेंडेमिक आया था, तो सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार थे, तो कहीं ना कहीं इस योजना ने बचा। इसमें क्या हुआ कि हमने देखा कि एक तरीके से जो वुमेन पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स के अंदर बढ़ने का कारण एक नरेगा भी है। अब देखो ये कागजों की बातें हैं, ये क्या होता है कि जब हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं और पैसा निकालना होता है तो हम लोग कागज मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर स्थिति जानते हैं कि किस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट टू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, मतलब इस योजना की वजह से हमारा जो गाँव वगैरह में जो इन्वायरमेंट के जो कंजर्वेशन है वो सारे हो पा रहे हैं अच्छे तरीके से, और ये सारी योजनाओं की एक बार। पर इसकी कमियां क्या है, कमियां क्या है, कमियां देखिए। तो कमियां याद रखना, डिलेड वेजेस पेमेंट एंड लीक ड्यू टू द ब्यूरोक्रेटिक इनसफिशिएंसी। यानी क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं योजना लेग कर जाती है जब बात आती है ब्यूरोक्रेट्स की। जब आप हम बोलते हैं ना, जब जब हम बात करते हैं इसमें लाल फीता सही बात करते हैं ना, जहां पर ऑफिसर्स इंक्लूड हो जाते हैं ना, वहां पर कहीं ना कहीं काम खींचने लगता है। करप्शन बहुत ज्यादा है पुअर, मैंने भी आपको बताया था। देखो करप्शन मैंने आपको बताया था कि इसमें नाम लिखे रहते हैं और इनका पैसा सरपंच और सचिव निकाल लेते हैं, पता नहीं चलता। ये करप्शन एक तरीके से, और इंडिया में ऐसी कोई बात होती नहीं जब बोलते हैं कि बिना करप्शन के हो जाए। इनसफिशिएंसी बात करेंगे, फोकस देखो इस पर एक चीज है, हम लोग इसमें स्किल डेवलपमेंट पर तो काम कर ही नहीं रहे, बस हम लोगों ने क्या कर लिया कि बस, और इसमें हम लोग एक काम और कर रहे हैं कि हम लोग इन्हें 100 दिन का तो रोजगार दे रहे हैं, लेकिन 365 दिन बिठा के, मतलब 265 दिन बिठा के रखे, यानी हम लोग इन्हें लॉन्ग टर्म का इंप्लीमेंट नहीं दे पा रहे। सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है एंड इनएडिक्वेट अवेयरनेस हो रही है। जो बेनिफिशरीज हैं उनके बीच में क्या हो रहा है कि वो अपर्याप्त जागरूकता है उनके अंदर, ठीक है, उनके अंदर जागरूकता नहीं है। तो ये आपका कंक्लूजन है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जल्दी से एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं चीजों को समझ। जब हम नरेगा की बात कर रहे थे तो हमने एक चीज देखी, मनरेगा कर लो, इसका नाम लिखोगे। नरेगा 2005 के अनुसार हमने क्या देखा, हमने एक चीज देखी कि सर इसमें कितने दिन का, 100 दिन का काम देते हैं। जब 100 दिन का काम दे रहे हैं तो इसकी वजह से हमारी क्या अचीवमेंट है। अब आपसे पूछ रहे कि इंडिया ने क्या अचीव किया, भाई बीमन हमने पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया। बीमन पार्टिसिपेशन कितना रखना था, 1/3 पार्ट रखना था जितने एम्प्लॉय। और दूसरा क्या था कि ये डिमांड, ठीक है, इस तरीके से आप लोग इन्हें याद रखोगे। फिर लिमिटेशंस की बात है, लिमिटेशंस क्या है, तो आप देखेंगे करप्शन बीच में आ गया, ब्यूरोक्रेट्स वाली बातें लिखेंगे तो ये आपको समझ आएगा। लाल फीता सही नाम का एक वर्ड होता है, इसे भी आप चाहें तो वर्ड देख सकते हैं। चलिए हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि कंक्लूजन क्या है, तो ध्यान रखना। अब हम लोग कंक्लूजन में वो चीजें लिखेंगे, चलिए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, भारत बेरोजगारी का एक संरचनात्मक चुनौती, यानी कि हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चरल चैलेंज क्यों है। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल जब इम्प्लीमेंट की बात आती है तो मेरे भाई हमारी स्किल मैच नहीं कर रही है, यानी आज हमें टेक की आवश्यकता है लेकिन मैं बीए करके बैठा हूं तो मेरी स्किल मैच नहीं करेगी तो मुझे रोजगार क्यों ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो बात अगर हम करें कि अंडर इंप्लॉयमेंट की बात करें तो अंडर इंप्लॉयमेंट भी आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग लो वेजेस पे काम करवाते हैं, यानी कि अगर एक व्यक्ति की 500 रुपए दिहाड़ी होनी चाहिए लेकिन वो 200 रुपए के अंदर काम करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और लोग क्या कर रहे हैं, ये अंडर इंप्लॉयमेंट चल रहा है, ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन है, यानी कि हमारे यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे वहां। अगर हम बात करेंगे स्किल मिसमैच कर रही है, हमारी स्किल ही मैच नहीं कर पा रही, सबसे बड़ी यहाँ पर एक तब एक इंट्रोड्यूस करते हैं कि जब स्किल मैच नहीं कर रही तो हमने एक नाम इंट्रोड्यूस किया, मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो आई थी 2005 में, वो हमने इंट्रोड्यूस किया। और हमने इसमें क्या किया कि 100 दिन का अनस्किल्ड वर्कर को भी रोजगार देना चालू किया, ठीक है। तो ये याद रखना, और इससे काफी कुछ चीजें हुई, क्या सुधार हुए, तो इसने क्या किया कि जो गांव से माइग्रेट होते थे, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा था बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हमने इसे कहीं ना कहीं कम करने का कोशिश किया। साथ में हमें पता चला कि 1/3 वुमेन को भी हमने काम दिया, तो जो वीमन एम्पावरमेंट है वो भी हुआ, यानी कि महिलाओं की स्थितियां सुधरी। ये याद रखना, ये हमने चीजें देखी, ठीक। ये आपकी बातें थी पहले प्रश्न की, तो ये सारा कंटेंट आप पहले प्रश्न के लिए लिखेंगे। प्रश्न क्या था उसको एक बार समझ लेना, प्रश्न क्या था इसको एक बार समझ लेना। पहले आपको बताना है कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी में आपकी जो नरेगा योजना है, मनरेगा योजना है, इसका क्या योगदान है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। मैं या इस प्रश्न को केवल आपको समझाऊंगा और इसके बाद आप लोग इसको खुद लिखना, ठीक है। चलिए, डिस्क्राइब इन डिटेल वेरियस स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मैंने आपको इसमें 5 प्रकार के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन उस दिन बताए थे। डिस्कस इफेक्ट ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आपसे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में जनसंख्या की परिवर्तन विभिन्न चरणों में बताना है। तो मैंने बताया था 5 प्रकार की होती है, वैसे हमें 4 के लिखने, तो 4 प्रकार की होती है। स्टेज 1 जहां पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि डेथ रेट कैसी है,
हाई है, बर्थ रेट भी हाई है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ दोनों इक्वल। लेकिन जैसे हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और हमारी जब पैसा आना चालू हुआ तो हमने मेडिकल सेक्टर में पैसा खर्च किया, और दूसरी बार जो सेकंड स्टेज आती है उसके अंदर आपने देखा कि हमने मेडिकल स्थिति सुधार ली, तो यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई हो गई और ज़्यादा अच्छी हो गई, और डेथ रेट हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। डेथ रेट पर हमने कंट्रोल कर लिया बिकॉज ऑफ, यानी कि जो डेथ हो क्यों रही थी, डेथ आपकी प्रॉपर उनको हाइजीन ना मिलना, प्रॉपर उनको मेडिकल फैसिलिटी ना मिलना, इसकी वजह से डेथ हो रही, तो हमने कंट्रोल करनी। थर्ड में आप देखेंगे तो ब्लास्ट हो जाता, पॉपुलेशन ब्लास्ट बोलते हैं उसे, बिकॉज हमने इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब फोर्थ स्टेज आएगी तो हम लोग वहां पे कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स वगैरह यूज करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिक जो यूजेस होते हैं उन्हें करेंगे। आप देखेंगे कि हमारी जो कम्युनिटी होती है उसमें आपको कॉन्डम्स, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स वगैरह यूज करना चालू करते हैं। इनकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया। ये फोर्थ स्टेज, ठीक है, तो यही लिखना है। और फिर आखिरी में आपको बताना है कि जो उच्च जनसंख्या होने की वजह से इंप्लॉयमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है। भाई जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो रोजगार पे तो भाई साधन उतने ही है, तो फिर ज्यादा यूज करने वाले आएंगे तो क्या होगा, ज्यादा यूज करने वाले आएंगे तो साधन कम पड़ेंगे, साधन कम पड़ेंगे तो भाई बेरोजगारी बढ़ेगी। चलिए चलिए ये लिखना है, डेमोग्राफिक जनसंख्या की, मानव जनसंख्या की सांख्यिकी अध्ययन विशेष रूप से आकार, संरचना और वितरण के संदर्भ में है। ठीक है, तो मैं इसको बता चुका हूँ आपको, डीटीटी बोलते हैं, यानी कि हम लोग इसे बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, थ्योरी, ठीक है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बोलते हैं। इसे हम लोग एक दिन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपने पिछली वाली वीडियोस के अंदर में पढ़ा होगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, ठीक है। आप चाहें तो इंट्रोडक्शन अपने मन से लिख सकते हैं, चाहें तो इंट्रोडक्शन इसे पढ़ के लिख सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एकदम इंट्रोडक्शन को लिखा गया जिससे कि आपको कहीं ना कहीं आसानी हो चीजों को लिखने में। चलिए दूसरा देखिए, स्टेज कौन कौन सी है। तो पहली स्टेज बतानी है, तो मैंने आपको बताया था इन्हें हमने 4 स्टेज में बांटा है, ठीक है। तो सम मॉडल्स एंड एड ए फोर्थ, यानी भारत में जो संक्रमण जनसंख्यांकी संक्रमण मॉडल डीटीएम, यानी कि इसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल डीटीएम में आमतौर पर 3 प्रमुख चरण है, जिसमें से हमने चौथा ऐड किया है। चौथा मैंने अभी आपको बताया था, चौथे हम लोग किस स्थिति में जा रहे हैं वो भी हम लोग अभी, मैंने 3 स्टेज जिस तरीके से आपको समझाई थी वो आप समझ गए होंगे। 1921 से हम लोग इसे स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा, हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है। मैंने क्या बताया था, ये प्री ट्रांजिशन स्टेज है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्यों ज्यादा हो रही है, ये 1921 से पहले की बात है, क्योंकि तब हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा मेरे भाई, हमने यहाँ पर एक चीज देखी, यहाँ पर हाई बर्थ रेट तो है, यानी लोग पैदा तो हो रहे हैं लेकिन मर भी बहुत जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, इसमें स्लो ग्रोइंग हो रही है पॉपुलेशन की। क्या हो रहा है, इसमें पॉपुलेशन बढ़ेगी। अरे मान लो 1000 लोग मतलब जन्म लिए 100 लोग और 100 लोग ही मर गए, तो फिर पॉपुलेशन ग्रोथ हुई कहाँ, कुछ नहीं। बात तो समझो। लेकिन जब हमारी पहले चरण में ये चल रही थी स्थिति, अब इस स्थिति को सुधारने के लिए हमने क्या किया, कुछ स्टेप क्या लिए, अब आप देखें। हमने रीजन क्या था, तो मैं पहले बताऊं, पहले इसके कारण क्या था कि इतनी पॉपुलेशन मतलब इतने लोग क्यों मर रहे थे या फिर क्यों हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं कर पा रही। तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज आपको बता दी, चिकित्सा की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी, पब्लिक हेल्थ मेजर्स नहीं थे, ठीक है, स्वास्थ्य के उपाय भी नहीं थे, फ्रिक्वेंट फेमिनाइज एंड एपिडेमिक्स आ रहे थे, यानी हम देख रहे थे कि अकाल पड़ जा रहे थे, महामारी हो रही थी उस टाइम पर बहुत ज्यादा। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पुअर सैनिटेशन, कि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, रहने के लिए चीजें नहीं थी, तो पुअर सैनिटेशन होने की वजह से बीमार हो जा रहे, बीमार होने की वजह से एपिडेमिक पेंडेमिक और इनकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई। तो मृत्यु का कारण पता चलेगा, मतलब कि ये रीजन पता चल गया कि क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो ये आपके रीजन थे। अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो बहुत ज्यादा स्लो थी। कैसी थी, बहुत ज्यादा स्लो थी, या फिर नेग्लिजिबल बोल सकते, यानी अगर मान लो 100 लोगों ने जन्म लिया और 98 लोग मर गए, तो 2 लोगों की ग्रोथ को ग्रोथ नहीं बोलेंगे मेरे भाई, ग्रोथ को ग्रोथ नहीं बोलेंगे, सही बात। अब ये स्टेज कैसी आ रही थी, तो यहाँ पर पॉपुलेशन स्टेगनेशन हो गई थी, ठीक है, कैसी हो गई थी, स्थिरता आ गई थी, यहाँ पर कैसी आ गई थी, स्थिरता आ गई थी। अगर हम सेकंड स्टेज की बात करेंगे तो इस पर क्या हुआ कि हमने डिक्लाइन कर दिया, मतलब डिक्लाइन यानी कम किया, यानी हमने क्या किया कि जो डेथ रेट थी यानी मृत्यु दर थी, उस मृत्यु दर हमने घटा ली, और जो जन्म दर थी वो तो वहीं की वहीं बड़ी थी। इसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इसमें ट्रांजिशन ग्रोथ दिखाई दी, थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई दी। क्यों ग्रोथ दिखाई देगी, अब इसमें कारण भी देखो। ये पीरियड कौन सा है, देखो वो बिफोर 1921 था, ये आफ्टर 1921 से लेकर 1951। इस बीच में हमने क्या देखा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गए और हमारी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह सुधर रही है, ठीक है। हमने कंट्रोल कर लिया एपिडेमिक पर और बेटर फूड सप्लाई पर काम किया, यानी जो भुखमरी की वजह से लोग मरते थे उस पर हमने काम किया। और लैक पर लेकिन हमने एक कमी कर दी, इसके अंदर कमी क्या कर दी, हमने फैमिली प्लानिंग नहीं की, जो मैं आपको अभी बता रहा था, वो फैमिली प्लानिंग नहीं की, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ने लगी, ठीक। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होगी, रैपिड होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और इसकी वजह से इसमें क्या होगा कि जनसंख्या विस्फोट आ गया, तो इसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट आ गया। 1921 इज नाउन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिविडेंड, यानी इसने बड़ा डिवाइड
लाया, यानी इसके बाद पहले पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी और अचानक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसने क्या कर दी, वेरिएशन लेकर आया। तो ये कौन था, 1921। समझ गए मेरे भाई? चलिए बहुत बढ़िया। अगर थर्ड स्टेज की बात करेंगे, थर्ड स्टेज कैसी है, तो यहाँ पर हमने डिक्लाइन और ज्यादा कर लिया, यानी कि जो मृत्यु दर थी उस पर ज्यादा कंट्रोल कर लिया और लो डेथ रेट हो गई। ठीक, जन्म दर पर भी हम कंट्रोल करेंगे। मैंने क्या बताया था, क्योंकि ये वो स्टेज थी जहां पर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1921 से मेरे भाई 1951 के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गई, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो हमें इसे कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ी, यानी हमने फैमिली प्लानिंग की, यानी परिवार नियोजन वाली बातें करने लगे लोग, फैमिली प्लानिंग करने लगे। ठीक है, फैमिली प्लानिंग करने लगे, ये याद रखना। अगर हम बात करेंगे तो ये पीरियड कौन सा है, तो 1951 से लेकर के और आज तक जो चल रहा है। वैसे अगर इस चाहे तो फोर्थ स्टेज में भी डाल सकते हैं, 1951 से लेकर के 1981 तक रख के फिर आपका 1981 के बाद में आज तक का भी लगा सकते हैं। तो 4 स्टेज बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो 3 में भी खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डेथ रेट आप देखेंगे कि कंटिन्यूड फॉल, यानी कम होती जा रही थी बिकॉज ऑफ मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ हमने काफी सुधार दिया, आपने ओपन डेफिशन हमने खत्म कर दिया, यानी खुले में शौच वगैरह होती थी उसे हमने कंट्रोल कर लिया, इससे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे बर्थ रेट स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय, देखो बर्थ रेट हमने कम कर दी। कैसे बर्थ रेट आप कम कैसे कर, बर्थ रेट कम ऐसे कर ली हमने, पहली बात तो हमने अर्बनाइजेशन पर ध्यान दिया। तो लोग जब शहरों के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है, तो मान लो मैंने 5 बच्चे पैदा कर भी दिए तो मैं रखूंगा कहाँ, तो ये अर्बनाइजेशन की वजह से हुआ। फिर क्या हुआ कि जो आपकी जनसंख्या दर के अलावा यहाँ पर साक्षरता दर बढ़ने लगी, यानी लोग पढ़ने लिखने लगे, तो उन्हें परिवार नियोजन जैसी बातें पता चली, यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में पता चला, इसकी वजह से घट रही थी। इसमें क्या हुआ कि फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस बढ़ गई, बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक डिविडेंड आ गया। ठीक है, हमें क्या पता चला कि भाई सोशल एटीट्यूड, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण बदलने लगे, लोगों को लगने लगा कि भाई इतने पैसे में तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि आज का कौन सा फेज है, वर्तमान का कौन सा फेज, यानी कि करंट फेज कौन सा है, याद रखना इंडिया इज नाउ द लेट ट्रांजिशन फेज मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वेयर बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर डेथ रेट भी कम कर ली हमने, बर्थ रेट भी कम कर ली, यहाँ पर पॉपुलेशन वापस से घटने लगेगी। लेकिन आप कुछ चीजें देखेंगे कि बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन यहीं पर अगर आप नीचे आएंगे केरल वगैरह में, यानी आप साउथ में आएंगे, तो यहाँ पर पॉपुलेशन को इन्होंने कंट्रोल करके रखा था। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर लो फर्टिलिटी है ऑलरेडी, वैसे इंडिया की फर्टिलिटी रेट 2.1 है। ठीक है, याद रखो फर्टिलिटी रेट 2.1 है, यानी एक जो महिला है वो 2 बच्चों को जन्म दे रही है लगभग, याद रखना। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी कहाँ पे, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में बढ़ी। लेकिन कम कहाँ पर हुई, तो आपको दिखाई देगी केरल, तमिलनाडु, पंजाब, इन सब पॉपुलेशन कम कंट्रोल यहाँ पे इन लोगों ने अच्छे से कर पाए। चलिए इमर्जिंग फोर्थ स्टेज, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो कैसी होगी, आपकी स्थिर हो गई। ठीक, ये आपकी फोर्थ स्टेज के अंदर होने जा रही है। ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर फेज, इंडिया इज एक्सपेक्टेड रीच द स्टेज अराउंड 2040 से 50 के बीच में आएगी, जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होगी, एकदम बराबर हो जाएगी, और यहाँ पर फिर हमको वापस सेम दिक्कत आने लगेगी, यानी कि पुराने लोग यानी कि बूढ़े लोग बढ़ जाएंगे, तो यंग पॉपुलेशन अपने पास होगी नहीं। जैसे अभी केरल इसको थोड़ा सा फेस कर रहा है, और केरल ने अभी पर काम भी करना चालू किया। ठीक है, इंडिकेटर क्या होते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रही है, नियर 2.1 हो गया है, ये पता चल रहा है कि इसकी वजह से पॉपुलेशन घट रही है हमारी। इंक्रीजिंग मीडियन एज पॉपुलेशन, यानी कि हमें दिखाई देगा कि जो औसतन आयु वाले लोग हैं, यानी कि जन्म लेने वाले लोग नहीं, जैसे हमारी वाली एज वाले 29-30 वाले लोग, 20 के बाद के लोग हैं ना, सारे के सारे बढ़ने लगे। राइजिंग एल्डरली पीपल, यानी कि जो वृद्ध लोग हैं ना, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम लोग फोर्थ स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। इफेक्ट क्या होते हैं फोर्थ स्टेज वाले, यानी कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑन इकोनॉमी क्या होते हैं, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दी। जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, यानी कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा हाथ होंगे तो ज्यादा काम होगा, ऐसा बोलते हैं ना, मोर हैंड मोर वर्क। बट भाई मोर वर्क एंड मोर हैंड तो हो जाएंगे, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज भी तो कम पड़ेंगे ना। आपके पास 5 रोटियां खाने वाले 5 और लोग आ गए, तो आप एक एक रोटी बांट पाओगे। अगर मान लो 3 ही लोग हैं तो अच्छे से खाना खा पाओगे। तो प्रॉब्लम वही है ना, ये दोनों तरीके से काम करता है, पॉजिटिव तो है लेकिन ये कहीं ना कहीं निगेटिव भी है। पहले गांव वगैरह में इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ा लेते थे, कहते थे कि ज्यादा लड़के होंगे तो गांव वाले दबाव के अंदर रहेंगे, तो ठीक है, एक एक आदमी 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 तक मिल जाते थे। ठीक है, चलिए निगेटिव इंपैक्ट क्या है, तो निगेटिव बता दिए, प्रेशर आएगा रिसोर्सेज पर, रिसोर्स कम पड़ेंगे, यानी जो संसाधन वो कम पड़ने लगेंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, अल्प रोजगार बढ़ जाएंगे, यानी कि या तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, नहीं तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे लोग, नहीं तो कैसे होंगे, अंडर एम्प्लॉयड होंगे, यानी कि कभी काम मिलेगा कभी काम नहीं मिलेगा, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, लो अपर कैपिटल इनकम हो जाएगी, यानी कि जो लोगों की इनकम है बहुत कम हो जाएगी। क्या होगा, पॉवर्टी हो जाएगी, अनइक्वालिटी आ जाएगी, प्रॉब्लम ये भी बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, स्लो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, रीजनल इंबैलेंस आ जाएगा। रीजनल इंबैलेंस का सबसे बढ़िया उदाहरण है बिहार
और आपके बिहार यूपी और नीचे साउथ वाले के लिए। साउथ में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है, लेकिन यूपी बिहार वाले दोनों के दोनों आपकी कम ग्रोथ है यहाँ के, तो इसको भी आप एक तरीके से। अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे, पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा। दूसरा क्या होगा कि मार्केट बढ़ेगी, जब लोग ज्यादा होंगे तो मार्केट में लोग ज्यादा डंप करेंगे और ज्यादा माल बिकेगा तो हमारे ज्यादा पैसे आएंगे। चलिए भाई, तो कंक्लूजन हमें फाइनली क्या लिखना है, तो ये आपके दोनों आंसर यहाँ पे खत्म होते हैं। कंक्लूजन में यही लिखना है कि भाई ये जो हमारी 1921 से लेकर के और आज तक की जो जर्नी है वो काफी अच्छी है, लेकिन हमें क्या है कि थोड़ी अपनी चीजों पर काम करना होगा। बेरोजगारी बढ़ती क्यों, घटती क्यों, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ डिस्कस करके खत्म कर देना। और मेरे भाई ऐसे ही बिल्कुल आपको आंसर लिखने होते हैं। फॉर वॉचिंग, ये आपका आ गया। मैं आपको चीज बता दूँ, आंसर राइटिंग कला है। पॉइंट याद रखोगे क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, कब लिखना है, कितना लिखना है, तो आप इसे अच्छे जो चीज़ आपको बताएंगे अगर उतना भी आपको याद नहीं रहता है तो कुछ पॉइंट जो भी याद है पॉइंट बनाकर भी लिखोगे तब भी आप लिखोगे, क्योंकि मैं आपको समझाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने आपको हर एक बेरोजगारी को समझाया है, फिर मैंने आपको नरेगा स्कीम को कैसे इंटरलिंक करना है वो समझाया, फिर मैंने आपको जब हम लोग डेमोग्राफी डिविडेंड पाया तो मैंने आपको समझाया कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दोनों कम होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। यानी लोग बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके पास काम करने के लिए लोग ज़्यादा हो, लेकिन भाई खिलाने के भी तो लोगों के लिए पैसा चाहिए, तो दोनों को बैलेंस करना हो। ठीक है, तो हमेशा जब भी आंसर लिखते हैं बैलेंस करके लिखना। चलिए, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।